क्या अब अभिमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी तय है? क्या सत्ता से टकराना स्वामी को पड़ रहा भारी? योगी से लिया पंगा, इसलिए दर्ज हुई एफआईआर। पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई तो किसने उठाया टाइमिंग पर सवाल। संगम की पावन रेती से शुरू हुआ विवाद अब सड़क से निकलकर सीधे अदालत तक पहुंच चुका है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़ा मामला अब गंभीर मोड़ पर है। कोर्ट के आदेश के बाद 21 फरवरी को उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। स्वामी पर 2 नाबालिग बटुक शिष्यों ने बाल यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों नाबालिगों की ओर से कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी, जिसके बाद रेप और पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। इस पूरे मामले में ब्रह्मचारी आशुतोष महाराज भी दोनों नाबालिगों के साथ कोर्ट पहुंचे थे, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मामलों में मुख्यवादी माने जाते हैं। कोर्ट के निर्देश के बाद प्रयागराज कमिश्नरेट के झूसी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जांच तेज कर दी गई। इतना ही नहीं, 5 सदस्यीय जांच टीम वाराणसी पहुंचकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और अन्य आरोपियों के बयान दर्ज कर रही है। यानी साफ संकेत है कि अब कानून का शिकंजा कसता ही जा रहा है। इतना ही नहीं, 5 सदस्यीय जांच टीम वाराणसी पहुंचकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और अन्य आरोपियों के बयान दर्ज कर रही है। यानी साफ संकेत है कि अब कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी तय है और क्या सत्ता से टकराव उनके लिए और भारी पड़ता जा रहा है? इसी बड़े मुद्दे पर आज की सबसे खास बहस देखिए। वादी श्री आशुतोष ब्रह्मचारी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बीएनएसएस पर थाना झूसी पर अभियोग पंजीकृत किए जाने का आदेश पारित किया गया था, जिस पर थाना झूसी पर पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग आरोपीगण अभिमुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानंद ब्रह्मचारी व 2-3 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका नव उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। आज का हमारा मुद्दा है अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर जो बाल यौन शोषण का आरोप लगा है, यानी कि पॉक्सो एक्ट भी अब अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्यों पर लग चुका है। प्रयागराज पुलिस बनारस भी पहुंच चुकी है और अब उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इसके पहले कोर्ट में 2 नाबालिगों के बयान दर्ज किए गए थे, जिसके आधार पर यह केस पूरा दर्ज हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर है। और आज के हमारे पैनलिस्ट, उनसे भी हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी जी का, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट के पद पर हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से विपिन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से विनय पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत हम करेंगे तमाम मेहमानों का। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो संग्राम था, ये माघ मेला से शुरू हुआ, सदन तक पहुंचा और अब सीधे कोर्ट में आ चुका है। विपिन गुप्ता जी, ये बताइए, क्या उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके खिलाफ आवाज बुलंद करने का ये नतीजा कहा जाएगा? देखिए अभिषेक जी, ये आपका सोच हो सकता है, दूसरी पार्टियों का सोच हो सकता है, लेकिन ये बात ऐसा कुछ है नहीं। जो जैसा सोच करेगा नहीं, एक सवाल है जो कि नैरेटिव चल रहा है सोशल मीडिया पे। आप अपनी बात, सवाल है, उसी का ये आंसर है कि आपने यही कहा ना कि जो योगी जी के खिलाफ कुछ बातें करेगा उसके खिलाफ यही होगा। तो ये आपकी दृष्टि है, आपकी सोच है, या जिसकी भी सोच है। ऐसा कुछ होता तो कुछ और बात होती। क्या योगी जी इतने कमजोर हैं कि कोई अगर कुछ उल्टी सीधी बात करेगा तो उसका हल नहीं निकाल सकते? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, आप भी जानते हैं। तो वो किसी बात का, चूंकि वो संत हैं और मुख्यमंत्री जी भी हैं, तो उन्होंने हर चीज का जवाब सही तरीके से ही देना वो उचित समझते हैं। और ये जो मैटर है, ये पॉक्सो एक्ट का, ये जिसकी जैसी करनी है वैसी भरनी है। ये उसमें जिन्होंने वहां पर क्लेम किया या जो 2 नाबालिग वहां पहुंचे हैं, ये उनकी शिकायत है। आप क्या ये कहना चाहते हैं या कोई लोग ये सुनना चाहते हैं कि अगर किसी के साथ कोई अन्याय हो तो उसकी भी सुनवाई न हो, किसी चीज से जोड़ दिया जाए? ये तो जस्टिफाइड नहीं है। तो जो चीजें समक्ष कोर्ट के हैं और कोर्ट उसका निर्णय लेगा, तो उस पर हम लोगों को इस तरीके की बातें करना या किसी और से जोड़ना, यही एक अपराध है। इसलिए किसी चीज से जोड़ना उचित नहीं है। और ये जो अलग, वो मैटर अलग है, और जो उनका स्वभाव है वो मैटर अलग है। जो वो उन्होंने माघ मेला में अपना रौद्र रूप दिखाया, कुंभ मेला में अपनी बात करी, और वो भी उल्टी सीधी। हमेशा वो समाज के विपरीत चलते हैं। संतों का लक्षण नहीं है उनके में। वो हमेशा ऐसी बातें करते हैं जिससे संत का पूरा समाज ही उनके विरोध में खड़ा रहता है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में, और सबसे अच्छी बात, सबसे मजेदार बात यह है कि सनातन का इस समय अगर कोई ग्राफ नीचे कर रहा है तो मेरी दृष्टि में अभिमुक्तेश्वरानंद जी कर रहे हैं।
क्योंकि वो सनातन के नाम पे कलंक होने वाली बात कर रहे हैं। वो जितनी भी उनकी हरकतें सनातन हैं, के जितनी नाम भी पर कलंक होने वाली बात कर रहे हैं विनय पांडे जी। ये जनता का सवाल है, इन्होंने कह दिया कि आपकी दृष्टि हो सकती है, हम तो वो बात रख रहे हैं जो कि जनता सोशल मीडिया पर पूछ रही है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अगर आप कोई भी आवाज बुलंद करते हैं, क्योंकि भगदड़ मामले पर भी उन्होंने आवाज बुलंद की थी और इस दफा भी स्नान को लेकर के तमाम जो हम कह सकते हैं कि तीखे तल्ख तेवर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने उठाए थे और उसके बाद पॉक्सो एक्ट लग जाता है और 2 नाबालिग के साथ कुकर्म की आशंका पर पॉक्सो एक्ट लगता है और ये एक्ट कोर्ट लगाई है। लेकिन आप बताएं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपकी क्या राय है, क्या नैरेटिव चल रहा है? तो सबसे पहले तो ना उत्तर प्रदेश के सारे दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम और सारे पैनलिस्टों को मेरा सादर प्रणाम और अभिषेक पांडे जी आपको सादर प्रणाम। बड़े ही मतलब मैं आज डिबेट में बैठा हूं, मगर आज मेरा अंदर से बड़ा दिल बड़ा वजह से लग रहा है, वैसा लग रहा है, बहुत अजीब सा फील लग रहा है, क्योंकि है क्या ना, जो देश है ना हमारा संविधान से जो चलता है, मगर संविधान के साथ साथ संस्कृति का भी सबसे बड़ा रोल है हमारा। देखिए संविधान जब बना उसके पहले हमारी संस्कृति थी, संविधान से संविधान भी चलता है, वो थोड़ा उसमें सबसे बड़ा रोल संस्कृति का भी होता है। जिस तरीके से आज विपिन गुप्ता जी बोलने में अपनी बातों में नर्वसा रहे हैं, तो नर्वसनेस इनके अंदर आगे घबराहट सी हो रही है, इनको इनके चेहरे में घबराहट सी दिख सकती है। जो ये बोल रहे हैं ये इनके मतलब शब्द है, मगर इनकी आत्मा के शब्द नहीं है, इनके दिल के शब्द नहीं है। ये खुद अपने दिल से जान रहे होंगे जिस प्रकार से शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बारे में बोल रहे हैं, समझ लीजिए ये बोल रहे हैं इनको पाप पड़ेगा और इनको पाप पड़ेगा, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। सनातन को जिस तरीके से अगर आप योगी मोदी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो शंकराचार्य हो चाहे कोई भी हो, समझ लीजिए उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जा रही है। और जो विनय जी ये भी कहा जाता है, विनय जी ये भी बोला जाता है, सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है कि शंकराचार्य तो कांग्रेसी शंकराचार्य है, कांग्रेसी शंकराचार्य नहीं है, वो शंकराचार्य है। अब ऐसे तो तमाम ऐसे लोग हैं। अब देख लीजिए जिस तरीके से वो जो आशुतोष कुकर्मी है ना, वो आशुतोष कुकर्मी वो शामली जिले का वो हिस्ट्रीशीटर है, वो अपराधी है, वो गौवंश का पैसा खाता है। जिस तरीके से गौ हत्या बंद करने के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए हमारे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी आवाज उठा रहे हैं, बराबर जंतर मंतर से लगाकर तमाम पद यात्राएं कर रहे हैं कि उसका व्यापार खत्म हो गया। वो आशुतोष कुकर्मी का वो शामली जिले का अपराधी है। ब्रजेश पाठक के साथ, राजनाथ सिंह के साथ, तमाम योगी आदित्यनाथ के साथ, तमाम लोगों के साथ उसकी फोटो है। आज से वो बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है, वो जमाने से बीजेपी का कार्यकर्ता है और पता नहीं है हमारे राम भद्राचार्य जी में, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता है, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता है, लेकिन बीजेपी ने सुरक्षा हटा ली। आशुतोष जी का कहना है कि बीजेपी का अगर मैं आदमी होता तो मेरी सुरक्षा क्यों हटा ली गई। खैर हम रुक करेंगे धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी जी का, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है। धीरेन्द्र जी, पॉक्सो एक्ट 2012 में जब बना था तो मैं खुद दिल्ली में मौजूद था, मैं देखा इस एक्ट की गंभीरता। पहले 7 साल की सजा, 10 साल की सजा और अगर 18-16 साल से कम नाबालिगों के साथ इस तरह का दुष्कर्म होता है तो 20 साल तक की सजा और आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट के विषय में बताएं, और इस एक्ट में अगर किसी पर आरोप लगते हैं पॉक्सो एक्ट का, तो क्या उसे आजीवन कारावास तक का प्रावधान है? हाँ, ये एक ये पॉक्सो एक्ट के अंदर अगर कोई मुकदमा रजिस्टर्ड होता है तो उसमें विचारण जो होता है, वो ट्रायल का विचारण जो है वो एक उसका स्पीडी जो है वो ट्रायल होता है। और उसके अलावा बहुत सारे उपबंध ऐसे हैं जिन उपबंधों में त्वरित कोई रिलीफ मिलना जो है वो निश्चित नहीं होता है। और हाई कोर्ट जब उसमें 482 में या एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करता है तो उसको मेजॉरिटी ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो देखना ये पड़ता है कि जो माइनर हैं जिनके साथ ये घटना घटी है, उनके संरक्षण को और उनके संवर्धन को लेकर के कोर्ट को बहुत सचेत और जागरूक रहना पड़ता है। इसलिए ऐसे मामलों में अगर आज की तारीख में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के लिए अगर ये एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है तो उनके लिए ये एक गंभीर विषय है। इसको आसानी से, जैसे लोग इस समय ये कह रहे हैं कि ये चीजें सेटल्ड हो जाएंगी, इंक्वायरी हो जाएगी, तो इतना आसान नहीं है इससे पास ऑन होना।
बस विषय इस बात का है कि जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो दो माइनर हैं, एक की उम्र 14 साल है और एक की तकरीबन 17.5 साल है, और झूंसी में जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है 21 फरवरी 2026 को, तो उसमें दो चीजें हैं। अब वो मटेरियल तो हम लोगों के सामने नहीं है कि कोर्ट ने जो एफआईआर की है उसमें उसने जो एविडेंस टेस्ट किया है उसमें ऑडियो और वीडियो दोनों क्लिप्स को एग्जामिन किया है और उनके बेसिस पे इन्फ्रेंस ड्रॉ किया है कि केस मस्ट हैव टू बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट द डिसिपल ऑफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, एंड उनके डिसिपल हैं, उनके खिलाफ जो है वो केस रजिस्टर्ड करने के लिए कहा है। साइमल्टेनियसली एक चीज जो एग्जामिन करनी है वो देखनी है, जिसको हाई कोर्ट देखेगा अगर 528 में वीएनएस में ये फाइल होता है क्वेशिंग ऑफ चार्जशीट के लिए, तो ये देखा जाएगा कि इसकी टाइमिंग को लेकर के और इसके जो एफिडेविट फाइल हुआ है आशुतोष ब्रह्मचारी जी का जो एफिडेविट है, इनका पर्सनल जो है वो क्रेडेंशियल्स जो है वो कोर्ट एग्जामिन करेगा, क्योंकि इनकी कोर्ट एग्जामिन करेगा। विपिन गुप्ता जी, ये मामला महाकुंभ का बताया जा रहा है, 1 साल से तो कोई आवाज उठी नहीं, और आप देखिए कि सदन में खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भाई कानून के ऊपर कोई नहीं है, हर कोई व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता है, इस तरह के बयान आते हैं। और उसके बाद 21 फरवरी को पहले तो ये कहा जा रहा था कि डिसमिस हो सकती है एफआईआर या एफआईआर रजिस्टर्ड हो सकती है, लेकिन एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है कोर्ट के आदेश के बाद। आशुतोष जो कि सूचना करता है वो तो पहले पुलिस के पास पहुंचे, प्रशासन के पास पहुंचे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। लेकिन कोर्ट ने अब 2 नाबालिग पर जो कुकर्म जैसी बातें सामने आ रही हैं उसको लेकर के अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन साहब ये बताइए, सदन में योगी आदित्यनाथ ने कहा और उसके बाद त्वरित कार्रवाई होती है, और इस तरह के बड़े मामले में यानी पॉक्सो एक्ट में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर इस तरह की एफआईआर होती है, और उनका कहना है मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं, जांच करें, जांच से मैं डरता नहीं हूं। बताएं। सदन में मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा वो एक अलग विषय है, वो पॉक्सो एक्ट या इससे संबंधित नहीं है, नहीं उनके इस कुकर्म से संबंधित है। ये आपका जैसा आपने बताया कि ये कुंभ मेले के समय का मामला है। अगर ये कुंभ मेले के समय का मामला है तो, और सीडी और उनके वॉइस स्टेटमेंट जितनी भी जज साहब के सामने प्रस्तुत हुए हैं उसके बिना पर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया है। आप ये देखिए कि पुलिस ने फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं किया, क्योंकि वो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य के रूप में लोग जानते हैं और स्थापित वो संत माने जाते रहे हैं। तो इसलिए पुलिस ने इतना हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि पुलिस ने उसकी जांच नहीं करी प्रॉपर तरीके से। लेकिन कम से कम कोर्ट ने अगर देखा, कोर्ट ने प्रथम दृष्टया समझा, तब एफआईआर का निर्देश किया। अब एफआईआर का अगर निर्देश हुआ है तो जांच होने तक हम सबको संयम बनाना होगा। जरूरी नहीं है कि अगर वो निर्दोष साबित हो जाते हैं तो अच्छी बात है, कम से कम हम बचे हैं कि सनातन धर्म के लिए कोई दुष्प्रचार करेगा तो उसको सजा मिलेगी। लेकिन अगर उन्होंने ये किया है तो उनको माफ भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर मामला है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी आदतों में कई चीजें शुमार हैं, वो अननेसेसरी किसी न किसी चीज में कूदते हैं। वो अपनी व्यवस्था को तो मजबूत रखते हैं, लेकिन समाज को दूषित करने का पूरा प्लान करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो है उनके मन में। देखिए, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी रही है, उनकी गद्दी संभालने की भी महत्वाकांक्षा रही है। आज जबरदस्ती के कोई अपने आप को, जैसा ये विवादित मैटर है, मैं इसको विवादित कह के ही कह रहा हूं कि जबरदस्ती कोई किसी भी तरीके से बैठ जाए। कांग्रेस के प्रवक्ता हर समय जैसे भी नंगे होकर के प्रदर्शन कर रहे थे, ये तो हमेशा नंगे रहते हैं। इनको तो हम हर समय डिस्प्यूट क्रिएट करने का एक मंत्र चाहिए, एक मुद्दा चाहिए। अभिमुक्तेश्वरानंद कुछ भी कर ले, लेकिन आज चूंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो ये अभिमुक्तेश्वरानंद को पास ले जाकर के अब उनका व्यवस्था महिमा मंडन कर रहे हैं। इन्हें भी पता है कि अगर दोषी कोई पाया जाएगा तभी कोर्ट उन्हें सजा देगा। जब कोर्ट के पास गया ये मैटर और कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया है तो कोर्ट के ऊपर रहने देना चाहिए, उस पर राजनीति करने का इनका कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी मनीष ने कोर्ट के ऊपर रहना चाहिए। इसके पहले पुलिस के पास जब पहुंचे आशुतोष महाराज जी, जो सूचना करता है, पुलिस ने नहीं सुनवाई की, क्योंकि उसके पहले पुलिस प्रशासन और अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच नोटिस खेला जा रहा था। अगर पुलिस ही कार्रवाई कर देती, एफआईआर दर्ज कर लेती, तो कहा जाता देखिए साहब पहले तो झड़प होती है, नोटिस खेला जाता है और उसके बाद एफआईआर भी हो जाती है। शायद यही वजह थी कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद, आपने कहा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, तो
छात्र संघ का चुनाव भी वो लड़ चुके हैं और जीते भी थे। और साल 2006 में उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली थी और 2021 में जब निधन हो गया दयानंद सरस्वती का, तो वसीयत के आधार पर वो शंकराचार्य बन बैठे। शंकराचार्य बनने पर भी काफी विवाद है और कोर्ट में ये पूरा मामला जा चुका है। विनय पांडे जी, आप लोगों के पास कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है? आप लोगों के पास कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है क्या? अभिषेक जी, मुद्दे दयानंद हो नहीं, या स्वरूपानंद जी वो का एक अलग बात है। स्वरूपानंद जी, मुद्दा हाँ। हमारे सनातन पर है, हमारे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर है। देखिए, जो दो बच्चों की बात हो रही है, कुल मिला के वो दो बच्चे जिनको लेकर वो आशुतोष जो कर्मी बोल रहा है, समझ लीजिए वो दो बच्चे विद्या मठ के स्टूडेंट नहीं है। कुल मिलाकर ये मतलब वही उन दो बच्चों को वही आशुतोष कुलकर्णी मिला, मतलब कोई प्रशासन का आदमी नहीं मिला, डीएम नहीं मिला, डीजीपी के पास नहीं जाए, कमिश्नर के पास नहीं जाए, एसएसपी के पास नहीं, वो आशुतोष कुलकर्णी को ही मिला है। मैं ये सवाल, और जो ये बोल रहे हैं ना अननेसेसरली, वो स्वामी जी दूसरों के ऊपर बोलते रहते हैं। देखिए, आप जब से ये माघ मेले में जिस तरीके से नहान के दौरान बटुकों को मतलब जो शिखा पकड़ के मारा गया, उनका अपमान किया गया, जैसे वो 9-10 दिन तक 11-12 दिन जो भी यहाँ पर रहे, वो बराबर धरना करे रहे और सरकार के खिलाफ, योगी सरकार के खिलाफ। ये अपमान है सनातन का, ये मेरा अपमान हो या ना हो, मगर सनातन का अपमान है ये। इस पर ब्रजेश पाठक, भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि अगर ऐसा हुआ है, बटुकों की चोटी खींचना महापाप है और सबको पाप मिलेगा, तो इस पर साफ तौर पर समाजवादी पार्टी का कहना था ये तो शाब्दिक हिंसा है और महापाप की कैटेगरी में आता है। खैर, हम अगर कानून की बात करें तो धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी जी। अभिषेक जी एक मिनट जी, जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक 1 महीने बाद उनकी नींद खुली है, वो कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अरे कार्रवाई कौन करेगा भाई? आप सरकार में हो, आप उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हो और कह रहे हो कार्रवाई होनी चाहिए उन पुलिसकर्मियों के ऊपर। अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अरे आप एक बार आदेश तो दो। अरे आपको भी क्या सबका डर हो गया है? खेमा बढ़ गया बीजेपी में, इस समय फाड़ हो चुका है बिल्कुल। बीजेपी जो उत्तर प्रदेश की बीजेपी है, ये मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों में दो फाड़ हो चुका है। विपिन जी, पहले आपके पास चलेंगे, बताएं आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मनीष जी अपने चेहरे को स्वयं देख लें, खिसिया करके खंबा नोचने पे लगे हैं। ऐसी कोई दृष्टि नहीं है। आपको हंसी सूझ रही है, सुनिए, अगर ये सब होने से किसी बटुक के साथ अन्याय हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने बटुकों का सम्मान किया, उनका किया, उनको भोजन कराया। लेकिन वो हिंदियों को देख लगा जो प्रशासन के पास है, बटुकों ने अपने उस छड़ी से, उस डंडे से पुलिस वालों पर जबरदस्ती उनके मुंह में डाल रहे हैं, उनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, इधर बैरिकेडिंग है, उधर तोड़ के जा रहे हैं। देखिए खिसियानी बिल्ली कैसे करना है, उसको हम आपसे यही कहना चाहते हैं अभिषेक जी। बटुकों की जो चोटी खींची गई, क्या आप उसे जायज ठहरा रहे हैं? क्या आप उसे सही मान रहे हैं? मतलब किसी बटुकों की शिखा पकड़ना, बटुकों की जो चोटी खींची गई, आप उसे जायज ठहरा रहे हैं? ब्राह्मणों का जो अपमान हुआ, सनातन का जो अपमान हुआ, आप उसे जायज ठहरा रहे हैं? किसी भी कीमत पर बिल्कुल नहीं। आपका प्रश्न जो है, मैं आपको बता दूं, बटुकों के साथ किसी भी तरीके का कुछ भी घटना करना, उनको टच भी करके उनको धक्का भी मार देना अपराध है। कारण है उसका, क्योंकि ये सारे वेद पाठी हैं, छात्र हैं, और किसी भी छात्र का, वो यूनिवर्सिटी का भी छात्र अगर होगा तो भी अगर पुलिस जाकर के धक्का मारे और उसके साथ गलत करे, वो भी अन्याय है, वो गलत है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब किसी जगह का रास्ता बना है, आपको उस रास्ते से जाना है। पुलिस वालों ने हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करके बार माइक पर कोशिश की, वो लोग नहीं माने हैं। उसमें कुछ दुष्ट पुलिस वाले भी हो सकते हैं, इसमें सारा दोष नहीं हो सकता सभी का, इसमें एसपी, डीएम और प्रशासन का दोष नहीं हो सकता। जब किसी के मुंह में कोई लाठी ठूस देगा, कोई जबरदस्ती बदमाशी करेगा, तो कोई पुलिस वाला उसमें चिढ़ करके खींच भी देगा, लेकिन फिर भी उसको संयम बरतना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल अब मामला कोर्ट में जा चुका है, बटुकों का अपमान भी हो चुका है और कोर्ट में मामला है। कानून के जानकार धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी जी का अनुरोध करेंगे। पॉस्को एक्ट के तहत अगर सजा होती है तो कब तक आजीवन कारावास तक सजा हो सकती है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को? देखिए, ये पॉस्को एक्ट के जो सेक्शंस हैं 3, 5, 9 और सेक्शन 17, इन सेक्शंस में सजा जो है वो तो आजीवन कारावास तक की हो सकती है,
लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर के और जो क्रेडेंशियल्स हैं आशुतोष के, वो क्रेडेंशियल्स इतने खराब हैं कि मेरे को नहीं लगता है कि जब अभी ये मैटर हाई कोर्ट में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 142 में जाएगा, अभी तो आर्टिकल 142 की अपील की स्टेज नहीं है, लेकिन अगर सेक्शन 528 में ये हाई कोर्ट में जाएगा तो जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको आप एक बार एग्जामिन कर लीजिए, उनके खिलाफ चार्जेस क्या लग सके। टोटल 21 केसेस जो है उनके खिलाफ ऑलरेडी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, और वो केसेस कोई नॉर्मल केसेस नहीं है, उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर तक के केसेस हैं, 376 ये केसेस लगे हैं, फोर्जरी, उसके अलावा उनके खिलाफ अभिषेक जी, क्रिमिनल वकील साहब से इंटिमिडेशन, क्वेश्चन हम अपने क्लियरेंस के लिए पूछ सकते हैं? एक मिनट के लिए, एक मिनट मेरी बात कह लेंगे। क्वेश्चन ये है कि हाई कोर्ट टेस्ट क्या करेगा? हाई कोर्ट टेस्ट करेगा इसकी टाइमिंग को लेकर के, कि जो टाइमिंग है वो एक रेलिवेंट कंसिडरेशन है फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस एफआईआर। 40 दिन का टाइम देना और ये कहना कि उनका एक जो सनातन की परंपरा है जिसके अंतर्गत उन्होंने ये बात कही कि गौ रक्षा जो है वो उनके लिए एक अहम विषय है, और उसके लिए उन्होंने सरकार के लिए जो है उन्होंने ये कहा कि आप इसके लिए दिशा निर्देश बनाइए। और ऐसी स्थिति में जब 40 दिनों के अंदर ये एफआईआर हो जाती है तो एक टाइम इज द एसेंस फैक्टर व्हिच हैज टू बी आंसर्ड। और क्वेश्चन है जो क्रेडेंशियल्स हैं जिस आदमी ने एफआईआर लॉन्च करवाई है, क्योंकि माइनर के बिहाफ पे कोई एफिडेविट तो जाएगा, तो जिसने ये एफआईआर लॉन्च करवाई है उसके क्रेडेंशियल्स को आप एक बार एग्जामिन करिए, और कोर्ट वही करेगी। तो जब बिल्कुल, तो टाइमिंग और क्रेडेंशियल को लेकर के सवाल उठेंगे। जो सूचना करता है आशुतोष, उनकी क्या भूमिका है? वो उनको तो खुद ही हिस्ट्री सीटर बताया जा रहा है, अपराधी बताया जा रहा है, लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। कभी उनको कांग्रेस का शंकराचार्य बताया जाता है, तो सपा के कार्यकाल में भी उन पर लाठियां बरसाई गई थी, हालांकि उस समय शंकराचार्य नहीं थे। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले को किस तरह से संज्ञान लेती है, क्योंकि बच्चों के साथ अपराध करना बहुत गलत बात है। समाज और कानून इसकी इजाजत कभी नहीं देता कि नाबालिगों का शोषण हो। लेकिन ये मामला 1 साल पुराना भी बताया जा रहा है। 1 साल पहले तक आखिर क्या कर रही थी सरकार, क्या कर रहे थे आशुतोष महाराज, पहले क्यों नहीं आवाज बुलंद की गई? ये भी एक बड़ा सवाल है। आप तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।